जी, तो कोई समराइज करेंगे कल जो हमने 4 डिफरेंट टाइप की कंडीशंस या एनवायरनमेंट पढ़ी थी? एक हमने देखी थी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जिसमें वो मैक्सिमम जो फायदा होता है ना वो देखता है जो मैनेजर होता है। और ओके। एक थी पेसिमिस्टिक, जिसे मिन मैक्स भी कहते हैं या मैक्स मिन कहते हैं शायद, जी। जो कम से कम जो होता है नुकसान वो देखता है और उस डिसीजन पे फिर जाता है। और एक था इक्वली लाइकली लाप्लास वाला, जो कि था जो एवरेज देखता है और फिर उनमें से देखता है कि किसकी एवरेज मतलब मेरा ख्याल है क्या ज्यादा आ रही डिसीजन है, लेना तो वो है? जी, क्या उस पे डिसीजन लेना है? हाँ। और फिर एक था हुर्विक्स, उसमें वो एक असाइन करता है एक कांस्टेंट, यानी वो एक प्रोबेबिलिटी होती है किस्म की, और जी। फिर उस हिसाब से देखता है कि कौन सा डिसीजन बेटर है। ठीक है, यानी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मैनेजर क्या फ़ील कर रहा है, क्या उसकी परसेप्शन है, उसको देखते हुए वो इन 4-5 जो टाइप्स हैं उनमें से डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मैनेजर जो बहुत रिस्क टेकिंग है, ठीक है, यानी वो रिस्क लेना उसको पसंद है, तो इसका मतलब है वो बहुत पॉजिटिव है, वो उसको कोई मसला नहीं है, वो यही देख रहा है कि अच्छा मार्केट फेवरेबल होगी, मैं रिस्क ले लेता हूँ, मैं मैक्सिमम एडवांटेज को टारगेट करता हूँ कि मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा। बाज़ मैनेजर्स जो होते हैं उनकी बहुत ही कॉन्शियस किस्म की पर्सनैलिटी होती है, वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, यानी वो कहते हैं कि नहीं बस कम से कम भी हम देख लें कि हमें कितना हम नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अच्छा अगर वर्स्ट भी हुई मार्केट तो हम देखें कि हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है उस वर्स्ट मार्केट में, या अगर हम लॉस की टर्म में बात करें कि तो हम देखेंगे कि अच्छा कम से कम भी हमें लॉस हो, हम उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाह रहा। ठीक है, जो थर्ड टाइप है इक्वल लाइकली की, यानी वो एक ऐसा मैनेजर है जो न्यूट्रल सोचता है, ठीक है, जो ये देख रहा है कि अच्छा 50% चांस है कि मार्केट फेवरेबल हो भी सकती है और 50% चांस है कि वो अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर दोनों को कंबाइन करते हुए, यानी उसे समझ लें ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक को कंबाइन करके जो बनता है ना टाइप ऑफ डिसीजन, दैट इज इक्वल लाइकली। ठीक है, जो फोर्थ टाइप है उसमें यूँ समझे कि 50% की लाइकलीहुड नहीं वो एज्यूम करता मैनेजर, बल्कि वो कुछ थोड़ा बहुत कह लें मार्केट सर्च करता है, या मे बी वो एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले ले, ठीक है, यानी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ का 50% होना ज़रूरी नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% हो सकता है वो थोड़ा सा उस इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स ऑप्टिमिज्म, ठीक है, यानी ज़्यादा पॉजिटिव हो और कुछ फैक्टर उसका नेगेटिव हो, तो आप उसके हिसाब से रेशियो सेट कर सकते हैं, 60-40 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, 80-20 भी हो सकती है। तो एक्चुअली जो ये कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कॉफी कांस्टेंट, अभी हम देख लेते हैं हर्बिक्स क्राइटेरिया, उसमें हमने उस अल्फा की वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है। जी, अ वेटेड एवरेज दैट कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक, इसे हम क्या कहते हैं, अ कोफिशिएंट ऑफ रियलिज्म, जिसे हमने अल्फा से डिफाइन किया है। तो अल्फा की वैल्यू डिफाइन करेगी कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड है ऑप्टिमिस्टिक साइड पे या पेसिमिस्टिक साइड से, और इसको देखते हुए फिर हम अपने पे ऑफ्स या प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं और उनके रिजल्ट की बेस पे फिर आपका जो मैनेजर है वो डिसीजन लेता है। जो फिफ्थ वन है, लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस और रिग्रेट टाइप, उसको हम कहते हैं मिनी मैक्स रिग्रेट। अब रिग्रेट का क्या मतलब होता है, आप सब कॉमन वर्ड है, यूज़ करते होंगे इसको, रिग्रेट करना, अफसोस करना, अफसोस। अफसोस करना, यानी अब इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अभी मिनी मैक्स को आप छोड़ दें, अभी हम देखते हैं कि ये रिग्रेट या अपॉर्चुनिटी लॉस क्या चीज़ है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैम आपने एक, जी, मैम वो जो क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म में वो जो वैल्यू आ जाती है फाइनल, तो उतना मतलब लॉस भी हो सकता है, उतना प्रॉफिट भी हो सकता है, 50-50। ये जो नहीं, 124,000। वो तो नहीं, वो तो आपको वैल्यू बताएगी ना। ये देखिए अगर यहाँ पे आप देखें अनफेवरेबल मार्केट वाला कॉलम देखिए, ये जो माइनस वाले साइन है ना, -180,000 और नीचे -20,000, इसका मतलब है ये लॉस को शो कर रहा है। अगर आपने वो जो लास्ट वाला कॉलम बनाया है ना जिसमें आपने लिखा है क्राइटेरिया ऑफ रियलिज्म, यानी आपने अल्फा की बेसिस पे अल्फा एक चूज़ किया जो हमने इसमें 80% या 0.8 लिया है, उसकी बेस पे जो आपने लिखा है ना 124,000, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा होता तो वो लॉस होता, वो लॉस हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ से आपको कम लॉस हो रहा है, एक से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें, हमने ये देखना है कि चूंकि मैनेजर बेस्ट डिसीजन लेना चाह रहा है ना, ऑप्टिमम कि किस में चांसेस हैं कि उसको मैक्सिमम
पे ऑफ मिल सकता है, तो आप लास्ट वाले कॉलम में देखें, या तो उसको $124,000 का फायदा होगा या 76,000 का होगा, और जीरो मीन्स अगर वो एक्सपैंड ही नहीं करता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने हाईएस्ट वैल्यू को चूज करना है कि मैक्सिमम मैम अगर प्रॉफिट इसकी प्रोबेबिलिटी जी जी प्रोबेबिलिटी इन केस 0.4 मतलब इस तरह हाँ, तो हाफ कोई और से भी वैल्यूज कम मिलेंगी होती। ना, बिल्कुल, तो कोई और वैल्यूज मिलेंगी, तो हो सकता है कि उसके इसमें डिसीजन कुछ और बन जाता उसका। यस मैम, तो अब उस केस में मतलब वो फिर ये नहीं चूज करेगा कि बिल्कुल नहीं, फिर डू नहीं नथिंग ये ही हो। जरूरी नहीं है, आप निकाल के देख सकते हैं। आप देखिए ऊपर जो फॉर्मूला है ना, ये जो दो इक्वेशंस बनी हुई है, कि आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर पे ऑफ या प्रॉफिट से, ठीक है, प्लस 1 माइनस अल्फा, यानी फेलियर, यानी अगर अल्फा अगर पॉइंट है तो डेफिनेटली 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने यहाँ से ना वो नेट कह लें वैल्यू निकालनी है कि जो प्रॉफिट की मिल सकती है, कीपिंग इन व्यू बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मार्केट। ठीक है, तो आप जैसे ही अल्फा चेंज करेंगे ना, आपका हो सकता है डिसीजन चेंज हो जाए। किसी केस में आपको ये डिसीजन मिले कि अच्छा यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट, किसी अल्फा की वैल्यू पे हो सकता है आपको मिले डू नथिंग, किसी पे मिले कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट। तो ये टोटली डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू पे, और ये पर्सन टू पर्सन या ये कह लें मैनेजर टू मैनेजर वेरी करेगा, क्योंकि हर मैनेजर सेम स्टाइल का सेम डिसीजन मेकिंग स्टाइल नहीं होता। आप डिफरेंट वैल्यूज पे ट्राई और कर मैम सकते हैं। यस मैम, और मैम ये रिस्क में आ जाता है ना, अनसर्टेनिटी से हम यहाँ पर रिस्क में आ जाते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल, सही। ठीक है, जैसे हमने कल कहा था ना कि अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता ना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पता, कोई पास डाटा नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वो एक्चुअली अनसर्टेनिटी की कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो जो आप प्रोबेबिलिटीज ऐड करते जाते हैं ना, तो आप अनसर्टेनिटी की विंडो से मूव करते हुए वो रिस्क की विंडो में आते जाते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर सक रहे हैं ना। जब आप बिल्कुल अनसर्टेनिटी की पीक पे होंगे, इसका मतलब है आप बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटीज असाइन नहीं कर सकते, आपके पास कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली जब भी आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होगी ना, या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, या कोई काम आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे होंगे, तो वो एक कंप्लीटली आइडियल किस्म की अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है। और जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती जाएगी, तो आप अनसर्टेनिटी से मूव करेंगे पहले रिस्क में। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही 100% इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको सारी आउटकम पहले से ही पता है, तो वो कौन सी कंडीशन बन जाएगी, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी। गुड, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जो लास्ट वाला देखना है ना, वो है थोड़ा सा डिफरेंट सा। ठीक, उसमें हमने देखना है कि अपॉर्चुनिटी या रिग्रेट कितना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा देखते हैं पढ़ के कि क्या समझ आ रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी लॉस और रिग्रेट, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमल प्रॉफिट एंड द एक्चुअल पे ऑफ फॉर अ डिसीजन। यानी ये देखना, हमने एक्चुअली डिफरेंस निकाला है किस चीज़ का, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता था, ठीक है, और आपने जो डिसीजन लिया उस केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, इनका डिफरेंस। अब हम डिफरेंस क्यों निकालना चाह रहे हैं? First of all, you have to create an opportunity loss table by determining the opportunity loss for not choosing the best alternative. इसका मतलब है कि अगर एक बेस्ट अल्टरनेटिव था जिससे आपको मैक्सिमम फायदा हो रहा था, आपने वो चूज नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपने चूज किया है उसका और एक्चुअल का या मैक्सिमम प्रॉफिट का डिफरेंस आप लेंगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका रिग्रेट या अपॉर्चुनिटी लॉस इतना है, XYZ जो भी वैल्यू आ रही है। ठीक, अपॉर्चुनिटी लॉस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच पे ऑफ इन द कॉलम फ्रॉम द बेस्ट पे ऑफ इन दैट कॉलम। कॉलम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फेवरेबल की भी बात करेंगे, अनफेवरेबल की भी बात करेंगे। इसी तरीके से ना नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम ये कह रहे हैं ना, बस मार्केट या तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। हो सकता है एक थर्ड कॉलम होता कि अच्छा मार्केट इन दोनों के बीच में है, तो 50% फेवरेबल 50% अनफेवरेबल। इस तरह कॉलम या जो नेचर स्टेट ऑफ नेचर है वो इंक्रीज हो सकती है, ये सारी जिंदगी दो नहीं रहेंगी। ठीक है, then find the maximum opportunity loss for each alternative and pick the alternative with the minimum number. ठीक, अब मिनिमम नंबर क्यों चूज कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। पहले हम एक दफा ना रिकॉल कर लें हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल था। जी, ये हमारा एक्चुअल डेटा था। ठीक है, कि हमारे जो अल्टरनेटिव हैं या जो डिसीजंस है वो 3 हैं जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। अगेन ये डिसीजन भी 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रिएट फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, कंस्ट्रक्ट अ मीडियम प्लांट, ठीक है, स्मॉल प्लांट, डू नथिंग। तो ये भी वर्टिकली भी, यानी नंबर ऑफ रोज भी आपके पास ज़्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ कॉलम भी ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। अभी चूंकि आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए हमने एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं और 2 ही स्टेट ऑफ नेचर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस सारा सेम रहेगा।
अब इस केस में आप देखिए हमने चूंकि दो स्टेट ऑफ नेचर लिए हैं, यानी कि मार्केट फेवरेबल, इट कैन बी फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी मार्केट फेवरेबल होती, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम पे ऑफ कितना आपको मिल रहा था या मिलना चाहिए था? 200,000। ठीक है। और अच्छा फॉर एग्जांपल अब अगर आपने डिसीजन भी यही लिया, कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, तो रिग्रेट या लॉस कितना हुआ आपका? 0। जीरो। गुड। यानी आपने, आपको जो डिसीजन लेना चाहिए था आपने वही डिसीजन लिया, इसका मतलब है कुछ भी आपने लॉस नहीं किया। लेकिन अगर आप स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट कर लेते तो आपका कुछ लॉस होता ना, यानी मैक्सिमम में से आप फिर इस वैल्यू को माइनस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? $200,000 माइनस $100,000, यानी आपको $100,000 का लॉस हो जाता अगर आप स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट कर लेते। लॉस हो जाता। ठीक है। और अगर डू नथिंग करते फिर क्या होता? फिर तो ये नेगेटिव में जाता ना। नेगेटिव सॉरी 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 200,000 का हो जाता। 200,000 का ना होता ना। ठीक है। यानी अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा और आपको 200,000 का प्रॉफिट मिल सकता था, तो इसका मतलब है आपने जो आइडियल कंडीशन है ना, जो भी बेस्ट सिनेरियो हो सकता था, उसमें से इन पर्टिकुलर डिसीजन की वैल्यू हर एक को फाइंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन का या अल्टरनेटिव का अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। यानी जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें आप क्या करेंगे, हर इन तीनों वैल्यूज को 200,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक। और जो आपकी अनफेवरेबल मार्केट है उसमें आप देखें आपका बेस्ट डिसीजन या बेस्ट पे ऑफ कब मिलता आपको? बेस्ट पे ऑफ या बेस्ट प्रॉफिट? जीरो। यानी जीरो मिलता है। इसका मतलब है अगर आपने जीरो वाला डिसीजन नहीं लिया तो आपको कितना लॉस होगा? आप जीरो में से इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक बेस्ट डिसीजन नहीं लेते जो कि ऑप्टिमल डिसीजन था, तो हमें लॉस कितना होगा। जैसे यहाँ पे इसको क्लियरली बताया गया है, इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। जो है ना ये पॉइंट लिखा हुआ सेकेंड बुलेट में, सेकेंड बल्कि फर्स्ट को देख लें। क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बाय डिटरमिनिंग द अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर नॉट चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी आपने अगर बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं चूज किया तो आपको कितना लॉस हो रहा है, इसके लिए हम इनका आपस में सब्ट्रैक्शन का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। हमने किया क्या है, सिर्फ देखें फर्स्ट कॉलम में हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू या पे ऑफ क्या हो सकती थी, 200,000। तो हमने उसमें से तीनों अल्टरनेटिव्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक। जो आपका सेकंड वाला कॉलम है अनफेवरेबल मार्केट, उसमें बेस्ट रिजल्ट या रिटर्न हमें क्या मिल सकता था? जीरो, क्योंकि बाकी तो नेगेटिव में है ना। तो हमने जीरो में से हर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव का की वैल्यू आ गई, या ये कह लेंगे उसका रिजल्ट आ गया, उसका डिफरेंस आ गया। यानी वो ये बता रहा है कि अच्छा अगर आप बेस्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कितना लॉस में जाएंगे। अब ये जो नीचे सेकंड टेबल बना हुआ है ये सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट करके बताया गया है कि नेट रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज, अगर मार्केट फेवरेबल होगी और आप लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करते तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक। लेकिन अगर आप स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट कर लेते तो आपको $100,000 का लॉस हो जाता, या आप रिग्रेट करते। ठीक है, इस वैल्यू को। और अगर आप कुछ ना करते, कोई प्लांट को एक्सपैंड ना करते, तो आपको $200,000 का लॉस हो जाता। ठीक। इस तरीके से अनफेवरेबल मार्केट का भी कॉलम आ गया, यानी उसके भी कॉरेस्पॉन्डिंगली लॉसेस हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, हम ये जैसे अब आप इसके नाम पे आए, जैसे हम इसको कह रहे हैं मिनी मैक्स रिग्रेट। ठीक। अब हमने ये तो देख लिया कि हर केस में हमें कितना लॉस होगा, ठीक है, या कितना रिग्रेट होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हर अल्टरनेटिव के केस में जितना भी मैक्सिमम रिग्रेट हो सकता था हम उसको कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हर अल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू को चूज करेंगे। ये जो आपको लास्ट कॉलम नजर आ रहा है थर्ड नंबर पे, मैक्सिमम इन अ रो। यानी आप देखिए इस, अगर हम ये वाला अल्टरनेटिव लेते ना, कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, तो मैक्सिमम भी हमें अगर लॉस होता तो वो कितना होता? $180,000 का, वो हमने चूज कर लिया। सेकेंड वाला अल्टरनेटिव क्या है कि अगर हम स्मॉल प्लांट को देखें तो उस केस में मैक्सिमम रिग्रेट कितना हो सकता था? या तो $100,000 का या 20, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? $100,000, वो हमने चूज कर लिया। जो लास्ट वाला केस है उसमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम लॉस आप कह लें कितना हो सकता था? $200,000 का, वो हमने चूज कर लिया। यानी हमने जो लास्ट कॉलम है उसमें ये किया है कि हर अल्टरनेटिव के केस में मैक्सिमम रिग्रेट या मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस हमें कितना हो सकता है, वो वैल्यूज हमने सारी चूज करके लिखी। ठीक है। और फिर हम ये कह लें या मैनेजर की बात कर लें कि उसका मेन टारगेट क्या है कि वो मैक्सिमम लॉस जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज करे, इसलिए इसको मिनी मैक्स रिग्रेट कहते हैं कि मैक्सिमम रिग्रेट या मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लॉस को आपने मिनिमाइज करना है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अब जो लास्ट वाला कॉलम हो बन गया है आपके पास, उसमें से आपने जो भी मिनिमम वैल्यू है
उसको चूज करना है, एंड दैट अल्टरनेटिव शुड बी सेलेक्टेड एज अ डिसीजन। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कुछ? मैम मतलब इसका ये मतलब हुआ कि सबसे कम ये डिसीजन लेने मतलब से लॉस की पहले तरफ कितने जाना। जी वन बाय वन अब्दुल कबीर आप क्या पूछ रहे हैं? मैम मैं ये कह रहा था कि इसका ये मतलब हुआ ना कि मतलब हम मिनिमम लॉस की बिल्कुल तरफ बिल्कुल, जाना चाह रहे हैं। मिनिमाइजेशन करें कि कम से कम लॉस होगा। जी उसामा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम ये हम लाइक डिसीजन लेने से पहले ये सारा काम करते हैं? हाँ हाँ, तो और क्या, फिर अगर डिसीजन ले लिया फिर तो उसकी कोई बात में नहीं होता जब क्या नहीं डिसीजन होता। लिया जाए? नहीं नहीं, देखिए ये तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो आपने डिसीजन लेना है ना कि अभी आप देखिए ये अल्टरनेटिव्स की जरा स्टेटमेंट पढ़ें कि क्या आपकी कंपनी को एक लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वो एक्सपैंड करने की बात करें अपने बिजनेस को, ठीक है, या स्मॉल करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप देखिए डिसीजन अगर आप ले लेंगे तब तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रही ना, एक्चुअली आइडियली तो अभी भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अगर बगैर किसी मार्केट सर्वे के, बगैर कोई कैलकुलेशंस किए हुए, बगैर कोई डाटा का एनालिसिस किए हुए आप अगर डिसीजन ले लेंगे तो इसका मतलब आप बिल्कुल वेग होके ले रहे हैं, आपको कोई मार्केट की नो हाउ नहीं है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन कह लें या जो भी कह लें, उस आप बिल्कुल एक लेमैन की तरह डिसीजन ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैठे बैठे आप कह दें कि चलो मैं एक नई प्रोडक्ट बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक नया मोबाइल बना रहा हूँ, या मैं एक या कुछ भी कह लें कि मैं एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट हो सकती है वो, तो अगर आपने कोई मार्केट सर्वे ही नहीं किया होगा, आप यही नहीं देखेंगे कि अच्छा क्या कस्टमर को उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है, अगर ऑलरेडी बहुत अच्छे आपके एस्टैब्लिश्ड कंपनीज वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट को तो कोई भी नहीं पूछेगा। तो अगर आप डिसीजन ले लेंगे फिर तो ये सारी कैलकुलेशंस बेकार जाएंगी ना। इसलिए आप स्टार्ट में जितना मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट जो सर्वे कंसल्टेंसी आपको देते हैं, उनसे आप डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा आपको किस वाले पर्टिकुलर डिसीजन में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, फिर आप अपनी कैलकुलेशंस के बाद वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 100% यही रिजल्ट आ रहे हो सकता है इससे डिफर कर रहे हो, लेकिन आपने चूंकि इनिशियली प्लान करना है ना कि आप डिसीजन लें क्या, तो आप कैलकुलेशन ज़रूर करते हैं। अब इससे हो सकता है ये जो डिसीजन इसने लिया है ये इसका डिसीजन जो है वो ठीक ना होता, तो वो अगेन जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी है ना, ये कोई 100% गारंटी नहीं होती कि जो आप ये डिसीजन जो है ले रहे हैं ये बेस्ट डिसीजन है, लेकिन आप अपनी तरफ से डिपेंडिंग अपॉन हिज पर्सनैलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप एक बहुत ही एक्यूरेट किस्म का डिसीजन ले सकें, कीपिंग इन व्यू द योर लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। ठीक है, समझ आइए सामा? जी मैम। ठीक है, तो ये मैं 100% गारंटी नहीं होता कि यही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये आप तरह की एक यूँ समझ लें कि आप लॉस आपको कम से कम हो, आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि आपको लॉस कम से कम हो, आप इस तरह का डिसीजन लें। जी कुछ पूछ रहे हैं? मैम ये जो अप्रोचेस हैं, अगर एक मैनेजर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं या फिर ये ओवरऑल इसकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, अब देखिए पर्सनैलिटी मैंने इसलिए कहा था कि फॉर एग्जांपल फाइनल अथॉरिटी आपको पता ना किसी एक बंदे के पास होती है, ठीक है, आप अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर वो एक ऐसा मैनेजर है जो सिर्फ अपनी थिंकिंग के ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा, फॉर एग्जांपल उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाया है पूरा का पूरा, अपने जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग की है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्टैंड अलोन रह के अपना डिसीजन जो है वो उनके ऊपर सिंपल कम्युनिकेट करेगा। अगर वो सबसे इनपुट लेने वाला मैनेजर है, ऐसा है यानी प्रॉपर लीडर है जो सबको इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, तो हो सकता है वो सब लोगों से कंसल्ट करे, पांचों टेक्निक्स देखें, और सब यूँ समझ लें कि जो वोटिंग भी करवा सकता है, मैक्सिमम वोटिंग करवाए, या आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब डिस्कस करने के बाद वो कोई भी टेक्निक चूज कर सकते हैं। ये जो और एक्चुअली जो एक अच्छा मैनेजर होगा वो कभी भी अकेला एक डिसीजन नहीं लेगा, वो डेफिनेटली अपनी टीम को, टेक्निकल टीम को, जो मार्केटिंग की टीम है उन सबको इन्वॉल्व करने के बाद ही कोई टीम बनाकर पर्टिकुलरली इनमें से कोई एक जो है वो क्राइटेरिया उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बहुत ही अथॉरिटेटिव किस्म की, जैसे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, कोई बहुत ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव या वर्टिकल स्ट्रिक्ट किस्म की, वर्टिकल हिरार्की वाली ब्यूरोक्रेटिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है जो एक टॉप मैनेजमेंट पे बंदा बैठा हुआ है बस वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली चूज कर ले इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया। ठीक है, यस मैम। मैम इन मैम अप्रोचेस में कोई बेटर नहीं लग रहा मुझे, फोर्थ वाला बेटर लग रहा है कि वो सारे
फैक्टर्स को देख के डिसाइड कर रहे हैं नहीं, इसमें हम मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट अगेन हम दे नहीं सकते, क्योंकि आप अगेन आप देखिए फॉर एग्जांपल कुछ सिचुएशन में रिस्क लेना लोग ले लेते हैं, कुछ सिचुएशन में आप कहते हैं नहीं रिस्क लेना बेहतर नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे जो फर्स्ट वाली टाइप थी, अगर फॉर एग्जांपल फ़ायदा हो जाता, ठीक है, तो आप देखें ये वाली थी ना मैक्सीमैक्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फेवरेबल होती तो उसे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता ना 200,000 का, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए लेकिन फॉर एग्जांपल अगर अनफेवरेबल होती तो आपका लॉस हो जाता, और लॉस वो आप देखें -180,000 का भी हो सकता था, ठीक है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को कितना सर्च किया है। आपका बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो मेनली जो एक अच्छा लीडर है ना वो ये कोशिश करता है कि आपका लॉस कम से कम हो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, बाज आप लोग कहते हैं ना कि नहीं आर या पार बस ठीक है, मैक्सिमम हम पे हमने अप्रोच करना है, हमें आइडिया है, हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल जा रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो रही है, हमने इतना जो है ना अपना इमेज क्रिएट कर दिया मार्केट में, तो हो सकता है वो फर्स्ट वाले के ऊपर टारगेट कर ले, ठीक है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि एक तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर किस किस्म का है, ठीक है, आप सब वर्कर्स को इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि अच्छा आप सेफ प्ले खेलेंगे तो आप कभी भी वो फर्स्ट वाली की तरफ नहीं जाएंगे, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ या तो फोर्थ या फिर थर्ड इनकी साइड पे जाएंगे मे बी, ठीक है। अगेन हम फिक्स नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो सकता है ये भी हो कि एक ही कंपनी है, वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चली जाए, किसी और के लिए वो ऑप्शन 5 की तरफ चली जाए, तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो कंपनी है हमेशा इस वाले रूल को फॉलो करती है या इस वाले लास्ट वाली टेक्निक को अडॉप्ट किया हुआ है इन्होंने। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी वेरी करता है, मैनेजर टू मैनेजर भी वेरी करता है, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी डिपेंड करता है, ओके ठीक मैम। है। अच्छा, अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट ग्रुप डिसीजन मैम मेकिंग। जी कुछ इसमें पूछना है? तो मतलब प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है ना, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी अवेलेबल हम्म, तो उस हिसाब से भी। जी जी, इसलिए आप देखिए जब भी आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करते जाएंगे ना, इसका मतलब है आप ना अनसर्टेनिटीज की कंडीशन से बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। यानी फिर आपको ना ये नहीं 100% लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट का कंफर्म तो नहीं होता ना स्टार्ट में कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अच्छा हम कंसल्टेंट हायर ही नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत अपने कंसल्टेंट को पे कर देंगे, लेकिन कम से कम हमें पता तो चल जाएगा ना कि वो मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट चल रही है, हमें प्रोडक्ट किस लेवल पे जो है वो फ्लोट करनी चाहिए या उसको एक्सपैंड करना चाहिए। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है लेक्चर नंबर 9 की स्लाइड्स, डिसीजन मेकिंग स्टाइल। यस मैम। अच्छा चलें ये ज़रा स्लाइड पढ़ें और मुझे बताएं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल ये थोड़ा सा थिंकिंग स्टाइल को टारगेट कर रहा है कि दो तरह के थिंकिंग स्टाइल होते हैं, लीनियर थिंकिंग स्टाइल और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल, ठीक है। लीनियर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, तो उसको ज़रा पढ़ के बताएं वो क्या होता है। मैम उसमें वही जो हमने वो लैपटॉप खरीदने वाले में किया था, पहले हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर उसकी हमने देखे कौन कौन सी उसके हो सकते हैं क्राइटेरिया। पोटेंशियल, हाँ क्राइटेरिया। उसके बाद हमने रिसर्च की थोड़ी सी कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हम ले सकते हैं, और फिर उनको हमने एक स्कोर दिया क्राइटेरिया के मुताबिक, और फिर उनमें से बेस्ट चूज़ कर लिया। ठीक है, यानी हम स्टेप बाय स्टेप हमने एक प्रोसीजरल स्टेप को फॉलो किया, और वन बाय वन हमने अपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचे, ठीक है। कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और देखा कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर आपने सारे सूटेबल जो कैंडिडेट्स कह लें या जो ऑप्शंस अवेलेबल थी या अल्टरनेटिव्स थे उनको लेकर आए, उनका एनालिसिस किया, और उसके एनालिसिस के रिजल्ट की बेसिस पे आपने अपना अल्टरनेटिव चूज़ किया। यानी आपने एक प्रॉपर रैशनल किस्म का, लॉजिकल किस्म का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करके डिसीजन लिया। इट इज़ अ पर्सन's टेंडेंसी टू यूज एक्सटर्नल डेटा और फैक्ट्स or the habit of processing information through rational or logical thinking in a step by step manner. This is linear thinking style. तो जब भी आप उस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वो आपका लीनियर थिंकिंग स्टाइल होगा। नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल पढ़ के बताइए ज़रा, ये उससे किस तरह से डिफरेंट होगा।
मतलब इसमें कोई डिफाइंड स्टेप्स नहीं है, कभी एक काम कर लेंगे कभी दूसरा कर लेंगे, उनका कोई एक रैशनल तरीका नहीं है, सिंपली ये कह सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जांपल देंगे? मैम वो जो कुछ देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नेक्स्ट क्या आएगा, तो वो भी एक तरीके की नॉन लीनियर थिंकिंग के हिसाब से करते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना, कोई जब फिक्स तो उनका नहीं है जो कि कैसा स्टेप्स हैं या प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो सेम नहीं होता, डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है। जैसे पहले हम एक कॉमन सी एग्जांपल देखें, अगर फिर उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, लाइक जॉब सर्चिंग। जैसे हमने, आपको याद होगा, पहले भी एक जॉब सर्चिंग की एग्जांपल देखी थी सेटिस्फाइसिंग के केस में, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये नहीं किया कि प्रॉपर सिंपल एक अपना जो था ना 2 4 5 जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, ठीक है, और देखा कि अच्छा कौन सी कंपनी आपको बेस्ट जो है ना वो पैकेज दे रही है, ठीक है, कंप्लीट पैकेज अलॉन्ग विद द सैलरी एंड द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। अगर आप उसको देखते हुए ये नहीं कर रहे कि आपने फिर अच्छा कहा कि अच्छा 4, कंपनी नंबर 4 जो है वो मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतर रही है, मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे डेफिनेटली ज़्यादा नहीं होता, आपको भी पता है जॉब मार्केट ऐसी नहीं है कि अवेलेबल 10 कंपनियां हैं जो आपको हायर करने के लिए बैठी हुई हैं। आप जब जॉब सर्चिंग की बात करते हैं और आप ये देखते हैं कि अच्छा आपको जॉब चाहिए, लेकिन फिलहाल आपने कोई ना अपना क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ, ऑल्दो आपके जहन में कुछ रफ सा एस्टिमेट है, मे बी पे पैकेज के बारे में, और हो सकता है आपकी कोई भी डिस्टेंस के बारे में हो, ठीक। लेकिन जब आप जॉब सर्च करते हैं आपको पता चलता है अच्छा कंपनी ए जो है वो ये भी फैसिलिटी दे रही है लाइक मेडिकल, कंपनी बी, फिर आपने कहा अच्छा चलो ये भी मैं इसको भी ना अपनी लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, ठीक। आप कंपनी बी में गए, वहाँ आपने देखा कि वो क्या, या कंपनी बी में नहीं भी गया, आप इसको ना लिंक कर सकते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट के हवाले से भी, ठीक है, कि एडवर्टीजमेंट आपने देखी और उसमें देखा अच्छा ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना ये तो मुझे हायरिंग भी दे रही है, ठीक है, और जो थर्ड कंपनी है अच्छा वहाँ पे एक्स्ट्रा मेसिंग भी है, वो भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है किसी में। यानी आपने अपना क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ, यू कीप ऑन चेंजिंग, मूविंग बैक एंड फोर्थ, वी मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड थिंग्स, जंप फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है। यानी आपने फिक्स वे में नहीं चल रहे, आप कभी कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, फिर कभी कोई चीज़ निकाल देते हैं कि चलो ठीक है डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं खुद अरेंजमेंट कर लूँगा ट्रांसपोर्ट का। यानी एक तो ये हो गया कि आप बिल्कुल नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल में कर रहे हैं, कोई फिक्स स्टाइल ना, स्टाइल है आपका ना, आपका कोई क्राइटेरिया फिक्स है ना, आप एक स्टेप प्रोसीजर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, बस कभी आप कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, कभी कोई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर आपको कहीं से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको भी ऐड कर लेते हैं, तो इस बेसिस पे फाइनली फिर आप कोई एक डिसीजन लेते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पर्सपेक्टिव में मैम देखें, जी ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो हमने पढ़ा था, तो जी ये जी उसी तरह का मतलब। नॉन प्रोग्राम, हाँ हाँ कुछ कुछ हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कि जनरली जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई ना कंपनी में, अब उस प्रॉब्लम को, वो एक बिल्कुल नई कंपनी है, ठीक है, नई कंपनी नहीं सॉरी नई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपने के जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, वो कोई ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अरेंज करते हैं हेड्स के साथ या एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और वो फिर देख रहे हैं कि अच्छा इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल ना एक ओपन एंडेड किस्म की डिस्कशन हो रही है, क्योंकि उसका कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है ना कि अच्छा ये 1 2 3 सोल्यूशन है, इनमें से कोई सा एक पिक कर लो। यानी आपने सोचना है, फॉर एग्जांपल एक किसी एग्जीक्यूटिव ने एक आइडिया दिया, उसी से लिंक करते हुए किसी और के जहन में कोई और आइडिया हो गया, यानी चीज़ें लिंक कर रही हैं, एक बात से दूसरी बात निकल रही है, और फिर फाइनली किसी एक सोल्यूशन पे आप पहुंच जाते हैं जिसपे सबका कंसेंसस डेवलप हो जाता है। सिमिलरली अगर आप इसको मार्केटिंग के साथ रिलेट करें तो आप कह सकते हैं कि अगर आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं किसी अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अब वो भी आप देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल इस किस्म का फीडबैक लिया ना कि सिंपल क्वेश्चनेयर है, आप टिक टिक करवा रहे हैं उनसे लिकट स्केल पे, तो ठीक है वो तो नॉन लीनियर में नहीं आ रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल ओपन एंडेड क्वालिटेटिव किस्म के डिस्कशन कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि अच्छा आपको कैसा फील हुआ है हमारी प्रोडक्ट यूज़ करके, इसमें क्या पॉजिटिव बातें हैं क्या नेगेटिव बातें हैं, तो आपको पता है कि वो एक क्वालिटेटिव टर्म बन गई, आपको हर जगह से बिल्कुल कोई एक नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना, हो सकता है कोई कस्टमर सेटिस्फाई हो कोई ना हो, किसी को कोई बात अच्छी लगी हो, किसी को कोई कोई एडिशन कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहा हो, कोई फीचर, यानी बिल्कुल एक ओपन एंडेड डिस्कशन हो रही है, कोई फिक्स डिस्कशन नहीं है, और फिर आप एक कस्टमर की बात लिंक करके आप किसी दूसरे के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो यानी बिल्कुल एक नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल में आपके पास डाटा आ रहा है, और उस डाटा को फिर कलेक्ट करके आप कोई एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, दैट इज विल बी कवर्ड अंडर नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल, और फिर डिसीजन मेकिंग भी वो एक नॉन लीनियर होगा, ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा और आज क्या देखना है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, चलें आप मुझे खुद से बताइए कि किस सिचुएशन में आपको लगता है कि ग्रुप डिसीजन लेना अच्छा है या बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कभी आप लोगों ने ग्रुप डिसीजन लिए
अपनी लाइफ में? मैम ग्रुप डिसीजन? हाँ, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी ग्रुप में, टीम में एक। हाँ मैम, लेते मैम रहते जिस हैं तरह प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट वगैरह। चूज करते हैं। यूनिवर्सिटी आने के लिए भी ग्रुप डिसीजन लिया होगा कि हाँ भाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, हम भी करते हैं, हाँ वही जा रहे हैं। ठीक किसी है, को हो सूट सकता है। करता होगा, किसी को नहीं करता होगा। बिल्कुल, हाँ। यानी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग ऑलवेज वर्क बेटर दैन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, पर्सनैलिटी, आप देखते हैं, और टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि आपको क्या ग्रुप डिसीजन रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो दोनों हमें कंसिडर करने चाहिए। एडवांटेजेस क्या है? मोर नॉलेज थ्रू पूलिंग ऑफ ग्रुप रिसोर्सेज। अब जाहिर है ज़्यादा सारे लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग बैठे हुए हैं, तो हर तरह से आपको नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, तो आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट इंक्रीज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ड्यू टू वॉइस एंड डिसीजन। अब अगर आप फॉर एग्जांपल सब कमिटेड हैं, आपकी जो भी सब ने अपने अपने आइडियाज़ पेश किए, उसके ऊपर किसी एक के ऊपर सबका कंसेंसस डेवलप हो गया, तो क्या होगा? जाहिर है उस पर्टिकुलर जो आपका डिसीजन हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पूरी की पूरी टीम है वो ज़्यादा कमिटेड होगी, क्योंकि वो एक वॉइस होगी, सबकी, पूरे ग्रुप की एक ही वॉइस होगी, तो उस केस में भी आप ज़्यादा कमिटमेंट शो कर सकते हैं। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन स्टेजेस। अब आप अगर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करवाते हैं प्रॉपर वे में, तो इसका मतलब है हर एक बंदे को आपने प्रॉपरली इन्वॉल्व किया है हर स्टेज पे, तो सबको क्लियर होगा कि किस पर्टिकुलर मेंबर ने क्या काम करना है। ठीक है, हर स्टेज के ऊपर। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? प्रेशर इन ग्रुप्स टू कंफर्म। इसका क्या मतलब है? कुछ समझ आती है बात? मैम चले, अगर ग्रुप में 5 बंदे हो, 4 एग्री करते हो और एक ना एग्री करे तो उस पे थोड़ा प्रेशर आएगा इस। हाँ ठीक है, यानी वो डिसएग्री क्यों कर रहा है? ठीक मैम है, इसको जैसे एक डोमिनेंट बताओ, उसकी वजह से जो खुद ही कहे कि मैं ग्रुप लीडर हूँ, बाकी सब ना एग्री कर रहे हो। बिल्कुल, हाँ। यानी कोई एक मेंबर, बाज़ दफ़ा होता है ना, आप लोगों ने प्रोजेक्ट में भी ग्रुप बनाए होंगे, कोई एक डोमिनेंट मेंबर होता है, ठीक है, बाकी जो कि बस अपना आइडिया पेश करते हैं, और उसमें यूँ समझे कन्विंसिंग स्किल होती है कि वो कह लेता है कि नहीं, कन्विंसिंग स्किल भी हो सकती है, लेकिन इसका आपको थोड़ा सा ना नेगेटिव टर्म में भी ले सकते हैं कि अच्छा वो दूसरे की बात ही नहीं सुनता, और बाकी जो हैं उनमें इतनी, आप ये कह लें कि कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी बात कन्वे नहीं करते या कन्विंस नहीं कर पाते, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हो सकता है उनका आइडिया बेहतर हो, लेकिन चूंकि वो एक डोमिनेंट मेंबर मौजूद है, उसकी वजह से उनका आइडिया इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात सिचुएशन में डिसएडवांटेज हो जाता है। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बिकॉज ग्रुप इज स्लोअर दैन इंडिविजुअल टू मेक अ डिसीजन। बाज़ दफ़ा आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं विद इन मिनट्स और आवर्स, तो उस केस में अगर आप लोगों को जमा करेंगे, ठीक है, फिर हर एक को प्रॉब्लम समझाएंगे, हर एक इनपुट लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उस केस में अभी आपको ग्रुप डिसीजन मेकिंग को प्रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम ये चूज़ करते हैं कि आइदर वी हैव टू move toward the group decision making or individual decision making will work better in this situation. अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसको हम वन बाय वन ब्रीफली देख लेते हैं। एक तो बहुत कॉमन है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये अक्सर आप लोगों ने किया ही होगा, करते ही हैं मेरे ख्याल में, स्पेशली अगर आप अभी अपना प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, अगर आपके 2-3 मेंबर्स हैं जितने भी, वो आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन तो करेंगे ना कि कौन सी फील्ड की तरफ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ, या कंट्रोल की तरफ, क्या कितनी आती है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है उन कोर्सेज का, ग्रेड्स कैसे आते रहे हैं, या ये कि बिल्कुल आपको उसकी नो हाउ इतनी नहीं है कि आप उसको आगे लेके चल सकें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि आपकी डिस्कशन होती है, ठीक है, बैठ के किसी एक कोई प्रॉब्लम आपके सामने होती है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और इट मे रिक्वायर सम क्रिएटिविटी, सम इनोवेशन, ठीक है, यानी कोई नया कहीं से कई आइडिया जहन में आ जाए, कोई एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए उस प्रॉब्लम का। यानी आप मोस्टली क्या करते हैं कि मे बी 4-5-6 या 7-8 लोग बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम को एक उनमें कोई लीडर होता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है, फिर वन बाय वन डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, फिर उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर रिसोर्सेज देखे जाते हैं कि अवेलेबल हैं या नहीं, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए फिर एक किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है, लेकिन उसके ऊपर फिर सबका कंसेंसस डेवलप होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या नेगेटिव चीज़ आती है, किसी के जहन में है? अभी हमने पीछे भी वैसे देखा था, उसको भी हम लिंक कर सकते हैं। मैम पैसिमिस्टिक सोच अगर हो तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी तो नेगेटिव चीजें आएंगी ना।
हाँ बिल्कुल, अगर सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन मोस्टली जैसे अगर आप 7-8 मेंबर्स हैं ना, तो सारे के सारे तो पेसिमिस्टिक नहीं होंगे ना। इसलिए अगर आपके कुछ भी ऑप्टिमिस्टिक किस्म के पर्सन्स हैं, तो हो सकता है वो एक अच्छे प्रपोज सोल्यूशन के साथ सामने आए। मैम हर एक की थिंकिंग सेम तो नहीं होती ना, हर एक का जो हाँ। सोचने का तरीका होता है, तो वो फिर इस तरह इख्तलाफात भी बन हम्म, सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, इस एक मैं चीज़ आपको बताती हूँ जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में इशू आता है, वो ये प्रॉब्लम है ग्रुप थिंक। इसको पढ़ के बताएं इससे क्या समझ आ रहा है। ये प्रॉब्लम है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आ जाता है, फिर उसको ना कवर करना, यही कह लें उसको अच्छे तरीके से डील करना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, उसमें एक ज़रूर कोई ना कोई लीडर होता है, और वो ऐसा लीडर होता है कि जिस पे सब एग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 8 लोग हैं, तो 7 के साथ एग्री करेंगे कि इस 8वें बंदे को हमारा लीडर होना चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ये वाली प्रॉब्लम ना आने दे ग्रुप थिंक। लेकिन इवन देन इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यस मैम, ये बहुत ज्यादा होता है कि बताएं, लड़ाई ना एक्सप्लेन। हो जाए, चलो ऐसे कर लेते हैं, लड़ाई ना हो जाए। हाँ, कभी हुआ है ऐसा आपके मतलब साथ? हाँ, होता रहता है क्लास में, तो ये रोज का मामला है। बिल्कुल। तो हाँ, इस तरीके लड़ना से नहीं ना, है वोटिंग कर लेते हैं, लड़ना नहीं है वोटिंग हाँ, कर लेते हैं। तो यानी क्या है ग्रुप थिंक? इट इज अ साइकोलॉजिकल phenomena that occurs within a group of people in which the desire for harmony or conformity in the group result in an incorrect decision। ठीक है, यानी आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अच्छा फॉर एग्जांपल 4-5 लोग हैं, उन्होंने कोई एक सोल्यूशन प्रपोज कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि नहीं, आपके जहन में इससे बेहतर आइडिया है, और उस प्रपोज सोल्यूशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, लेकिन सिर्फ इस और फॉर द पर्पज ऑफ हार्मनी एंड कन्फॉर्मिटी आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई आप कोई डिफरेंट बात ना करें। अगर आप कोई डिफरेंट बात करेंगे तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको ये लगता है कि अच्छा अगर आपने कोई डिफरेंट बात की तो ये ना हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए उस पर्टिकुलर काम करने की, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अच्छा तुमने ये आइडिया पेश किया था, तुम फलाना फलाना काम करो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई उसका कोई सीनियर है उसके ग्रुप में, तो उसको लग रहा है कि अच्छा नहीं, मैं अपने सीनियर के अगेंस्ट बात क्यों करूं, वो नाराज हो सकता है, आगे जाके मुझे जॉब में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आगे मेरी प्रमोशन में इश्यू आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंफर्मिटी, और वो ये चाह रहे हैं कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ना आए, बस हमने ना जो भी डिसीजन हो गया बस उस पर एग्री करना है। ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में आपको नजर आते हैं कि जो लोग अगर आप ग्रुप में भी काम करें, वो खामोश चुप करके बैठे रहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो जो भी चल रहा है ना चलने दो, अच्छा डिसीजन हो जाए गलत हो जाए, बस हम उस यानी वो फ्लो के साथ बस ना बह जाते हैं जो भी डिसीजन होता है, तो उसमें अपनी इनपुट नहीं देते। तो हो सकता है उनके पास कोई मैम बेहतर सॉल्यूशन हो। जी। मैम ये वाला तो जो फैक्टर है नेगेटिव वाले, ये तो बहुत ज्यादा कम आते हैं मैम, ये इतने ज्यादा तो नहीं होते। नहीं, क्योंकि डिपेंड मैम करता है जब एक ज्यादा, ग्रुप हाँ। में जब एक ग्रुप में कोई लीडर बनता है, तो वो खुद नहीं कहता कि मैं लीडर हूँ, वो मतलब अपनी स्किल से मतलब पहचाना जाता है कि ये लीडर है, उसकी बात सुनी जाती है। तो अगर वो हम्म किसी को डिनाई भी करता है, तो फिर उसके अंदर ये स्किल होता है कि वो इस तरह से हम्म अगले बंदे के आइडिया को डिनाई करता है कि उसको बुरा नहीं लगता, बल्कि वो हम्म मान लेता है कि हाँ तुम्हारा आइडिया ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल, या तो ये उस होना तरह से। चाहिए। इसलिए जब मैंने आपको ये बात कही है ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एक लीडर का होना ज़रूरी है, और उसको उसकी पर्सनालिटी का, या उसमें कह लें कि उसमें सारी की सारी इंटरपर्सनल स्किल्स का होना भी ज़रूरी है, तो उस केस में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये जो ग्रुप थिंक है। लेकिन ये प्रॉब्लम आएगा ही तब कि अगर आपका जो लीडर है ना, वही वो जो है वो यूं समझ लें, या तो फोर्सफुली बना हुआ है, ठीक है, या ये है कि वो उसकी पर्सनैलिटी इस किस्म की है कि वो अपनी बात ही जो है ना वो मनवाना चाहता है, वो बाकियों की नहीं सुनता। तो आइडियली अगर एक लीडर का वर्ड हम यूज़ करें तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो दूसरे की बात भी सुने, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लीडर और प्लस कुछ मेंबर्स भी इस किस्म के हैं कि जो मेंबर्स बिला वजह में डर रहे हैं, बाज़ ऐसे लोग होते हैं ना कि जो बात करते हुए करना अपना ओपिनियन शेयर करना मुनासिब नहीं समझते, ठीक है। अब अगेन अगर आपका लीडर इतना अच्छा है कि उसने अपना कंफर्ट लेवल डेवलप किया हुआ है अपने सारे मेंबर्स के साथ, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसको ये अगेन बहुत ज़रूरी है कि आपका आपस में कोऑर्डिनेशन या आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो कि आप हर तरह की बात शेयर कर सकें या सोल्यूशन प्रपोज कर सकें, ठीक है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम है जो आ जाता है, इसको मिनिमाइज करना लीडर का काम है, ठीक। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी होता है, शायद आपने नाम सुना हो, प्रोडक्शन ब्लॉकिंग। वो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आ सकता है अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो। वो कुछ जहन में है क्या होता है प्रोडक्शन ब्लॉकिंग? नो मैम, आप कोई नहीं। आइडिया दें, फिर मैम अच्छा, मैं समझ। प्रोडक्शन, लाइक जी जी। अगर एक ही ग्रुप का लीडर है, वो अपनी ही चीजें इम्पोज कर रहा है किसी एक पे, तो उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, लाइक वो अपना सोचना इंसान बंद कर देगा।
अगर हर हाँ चीज़ उस पे इम्पोज की जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोडक्शन ब्लॉकिंग कुछ आपकी बात ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि देखिए एक तो जब अगर आपके ग्रुप का साइज बड़ा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों और आपका जो लीडर है ना या जो रिकॉर्डर है, रिकॉर्डर भी बाज़ दफ़ा लीडर और रिकॉर्डर अलग अलग होते हैं, बाज़ दफ़ा सेम ही होते हैं। रिकॉर्डर मीन्स जो पॉइंट्स नोट करते जा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि लेटर ऑन उसकी बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके। तो अगर आप प्रॉपर वे में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को अरेंज नहीं कर रहे, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि एक बंदा बोल रहा है, उसकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा बंदा बोलना शुरू हो गया या उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जहन में बहुत अच्छा आइडिया होता है जो आप अभी प्रपोज करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूँ समझने के स्टेटमेंट्स या आइडियाज़ की एक्यूमुलेशन हो जाती है कि आपके जहन से बात निकल जाती है। बाज़ दफ़ा आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आपने शायद फील किया हो कि आपके जहन में कोई आइडिया होता है और फिर आप कहते हैं कि पता नहीं क्या बात थी, बिल्कुल जहन से निकल गई। मतलब यानी आपकी प्रोडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। आपके जहन में आइडिया होता है या बाज़ दफ़ा आ ही नहीं रहा होता, आप बाकियों की ही बातों में उलझ के रह जाते हैं, या आया होता है लेकिन क्लिक किया होता है आपके माइंड में, लेकिन ड्यू टू दिस टू मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड आप कह लें, आपकी अपनी प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ये दो प्रॉब्लम्स यानी कि ग्रुप थिंक प्लस प्रोडक्शन ब्लॉकिंग, इसको जो है इससे कैसे डील करना है, कैसे प्रॉपरली एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अरेंज करना है, ये फिर आपके ग्रुप के लीडर का काम होता है। ठीक है, समझ आ गई? यस अच्छा मैम। अच्छा, अब ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना, प्रोडक्शन ब्लॉकिंग और ग्रुप थिंक, इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, या बिल्कुल ख़त्म तो नहीं, कुछ ना कुछ में भी कोई बंदा फिर भी ना पार्टिसिपेट करे, लेकिन रिडक्शन के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ठीक है, अब नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में ये होता है कि एक ना स्टेप स्टार्ट में ऐड किया जाता है। वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 मेंबर्स हैं ग्रुप में, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर की जाएगी सबसे, ठीक, और जो भी मेंबर्स हैं उन सबको एक पेपर पेन दिया जाता है, ठीक है, उसमें उनको इंडिविजुअल प्लेस प्रोवाइड की जाती है कुछ टाइम के लिए कि जिसमें वो उनके जहन में जो सोल्यूशन आ रहा है ना उस प्रॉब्लम का, वो उसको लिख लें, ठीक है, कार्ड पे। फिर उसके बाद जब वो लिख लेते हैं मे बी स्पेसिफिक आफ्टर 20-30 मिनट्स, फिर एक ग्रुप जो है वो फेस टू फेस जमा होता है एक रूम में या एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, और फिर सबसे ना एक जो लीडर होगा या रिकॉर्डर होगा वो उन कार्ड्स को कलेक्ट करेगा और यूँ समझ लें एक बोर्ड के ऊपर फिर 1 बाय 1 हर एक का सोल्यूशन लिखा जाता है। फिर उसके ऊपर आगे से वही कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आप लिंक कर लें, वही वाली चीज़ें रिपीट होती हैं कि 1 बाय 1 हर अल्टरनेटिव को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, रिसोर्सेज से उसको लिंक किया जाता है, टाइम के साथ लिंक किया जाता है, और फिर इसकी बेस पे क्या किया जाता है कि हर अल्टरनेटिव के में अगर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है तो पर्टिकुलर बंदा उसको जिसने उसको प्रपोज किया होता है वो उसके ऊपर उसकी क्लैरिफिकेशन देता है, ठीक है। फिर ओवरऑल यूँ समझें कि इवैल्यूएशन की जाती है सारे अल्टरनेटिव्स की, और फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें एक्चुअली कुछ हद तक वो जो प्रोडक्शन ब्लॉकिंग वाला इशू है कि आपके जहन में आई थी बात मिस हो गई या इतनी डिस्कशन हुई कि आपके जहन में कोई आइडिया ही नहीं आ सका, वो भी कवर हो जाती है। और दूसरा जो आपका ग्रुप थिंकिंग स्टाइल है वो भी कुछ हद तक काम हो जाता है कि चूंकि आप एटलीस्ट एक दफ़ा अपने आइडिया को प्रपोज ज़रूर कर देते हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है जब डिस्कशन हो रही है तो फिर आप डेविएट हो जाएं अपनी मेन प्रपोजल से, किसी और तरफ चले जाएं, लेकिन ये कि कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं इस नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में, उस एक पार्ट ऐड होने की वजह से जिसमें हम इंडिविजुअली इनपुट लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होती है एक डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो ये कि इसमें आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको फिज़िकली मिलना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये मोस्टली की जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। यानी आप फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए कोई एक क्वेश्चनर बनाया जाता है और फिर वो आप डिफरेंट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो डेल्फी टेक्निक का मेन पर्पज़ है ना वो जनरली की जाती है एक्सपर्ट के ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई आप नया फीचर ऐड करना चाह रहे हैं या एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो आप जो भी उस पर्टिकुलर एरिया के, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशल बंदे हैं, अब आपको पता है कि वो उनका एक जगह होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, कोई कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मेल्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, आप एक क्वेश्चनर बना के शेयर करते हैं, सबसे इनपुट लेते हैं, उसके बाद उनकी इनपुट की बेसिस पे एक नया क्वेश्चनर बनता है या पुराने को आप कहने के रिवाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फिर उस इनपुट को की बेसिस पे जो नया क्वेश्चन बनता है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन्हीं एक्सपर्ट के पास, फिर वो रिवाइज होता है। यानी इस तरह ये प्रोसेस ना रिपीट होता है 2-3 दफ़ा, जब तक कि आप फाइनली किसी एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते,
ठीक। तो लेकिन मेनली इसका पर्पस होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर का कोई डिसीजन है तो वो उसके मेंबर्स नहीं होंगे जनरली इसमें इन्वॉल्व। ये मोस्टली यूज किया जाता है एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होता है कि आप एक्सपर्ट को फिजिकली एक जगह पे इकट्ठा करें। ठीक है, जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल कोई एक नया जर्नल स्टार्ट करने जा रहा है, तो अच्छा एक जर्नल के लिए क्या की सबमिशन या उसकी एक्सेप्टेंस के लिए क्या मेन इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े रिसर्चर्स को अप्रोच किया जाता है। ये भी क्या प्रैक्टिकली होता है इस तरीके से ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिसीजंस जो हैं वो सिंपल आप समझ लें कि बस अगेन फेस टू फेस नहीं होते, ठीक है, लेकिन डेल्फी की तरह इसमें एक्सपर्ट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करवा सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के, अगर अल्टरनेटिव्स हैं 5, 6, 7, 8, तो उसमें से चूज़ करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स और एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे आप कोई भी डाटा एंटर करते हैं, कोई क्वेश्चन फिल करते हैं उस टाइप का। ठीक है, क्लियर है। आगे जो है सेकेंड लास्ट दैट इज, उसको बाद में देखते हैं, बल्कि लास्ट वाले को देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंक्वायरी। डाइलेक्ट्रिकल इंक्वायरी में ये होता है कि इसमें जनरली आपने ना यस नो इस टाइप के डिसीजंस होने होते हैं, आइदर टू एक्सपैंड बिजनेस और नॉट, आइदर टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट और नॉट, आइदर टू हायर न्यू वर्कफोर्स और नॉट। ठीक है, इस तरह के डिसीजन होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिकल मींस आपके पास ये क्योंकि डिसीजन यस और नो टाइप के होते हैं, तो मोस्टली दो ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, अब दो ग्रुप्स बनते हैं, उन एक जो होता है वो उस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके अगेंस्ट होता है। ठीक, अब उसमें अगेन इन दो ग्रुप जो हमने बनाए हैं इनके भी कोई लीडर्स होते हैं। ठीक है, वो पहले आपस में अपने ग्रुप की इंडिविजुअल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनके पॉइंट्स नोट करते हैं और सारे पॉजिटिव बातें लेकर या नेगेटिव जो भी उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है वो लेकर आते हैं उनके अपने अपने लीडर दोनों ग्रुप्स के, और फिर 1 बाय 1 उनकी डिस्कशन होती है, सारे प्रॉज एंड कॉन डिस्कस होते हैं। फिर उसके बाद फाइनली कोई डिसीजन दिया जाता है कि अच्छा किसके पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, किसके नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, और ओवरऑल डेफिनेटली कोई एक लीडर होगा या रिकॉर्डर होगा जो इन सारी बातों का रिकॉर्ड रख रहा होगा, और फिर फाइनली कंसेंसस डेवलप हो जाता है कि आइदर डू दिस और नॉट। ठीक है, यानी इसमें मोस्टली इस किस्म का डिसीजन होता है कि जिसमें दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक उसके अगेंस्ट होता है, एक उसके फेवर में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये डायरेक्ट इंक्वायरी। पहले सेपरेट डिस्कशन होगी, ठीक है, पॉइंट्स जमा होंगे और उसके बाद फिर वो फाइनली प्रेजेंट किए जाएंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन और समथिंग एल्स। लास्ट जो है दैट इज डेविल्स एडवोकेसी। ये बताएं क्या होता है, इसके नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? बता दें या सो गए सारे? किसी गलत डिसीजन को डिफेंड करना या ऐसा कुछ? गलत डिसीजन गलत भी हो सकता है, हाँ हो सकता है गलत। और ये होगा मतलब डेविल्स एडवोकेसी, मैम मतलब अपने आइडिया को ठीक कहना की बस। वकालत। हाँ ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट साइड को आर्ग्यू करना, ऑपोजिट को या समझ लें कि जनरली मोस्टली हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब एक्चुअली डेविल्स एडवोकेसी में डेविल्स को इसलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ना बहुत लंबी सारी डिस्कशन है, कोई भी था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था या जो भी था, बहुत सारी वर्किंग करने के बाद में भी पूरे दिन की एक्टिविटी के बाद एक तकरीबन आप एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, सब डिस्कशन वगैरह हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो फाइनल स्टेजेस पे है। तो कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अगर 8-10 मेंबर हैं, उनमें से कोई एक आपका ऐसा मेंबर होता है जो क्या करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट या यूँ समझ लें अपने आप को विजिबल करने के लिए कोई एक स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, मतलब जब डिसीजन पहले वो खामोश बैठा हुआ है लेकिन उसको लगा कि अच्छा उसने कोई बात नहीं की तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कोई स्टेटमेंट दे देता है। तो अब उससे क्या होता है, मोस्टली ये नेगेटिव हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसने कोई स्टेटमेंट दी तो आपकी जो भी ना रिलेटेड थिंग्स थी या फाइनल डिसीजन था, अब उसको नए सिरे से उसका एक एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि लेकिन इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये कि बाज़ दफ़ा पूरे ग्रुप में फॉर एग्जांपल 8 लोगों ने कंसेंसस डेवलप कर लिया एक डिसीजन पे, लेकिन कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो मिस हो गया, वो किसी के जहन में आया ही नहीं। तो वो जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको हम डेविल का वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसने उसे एक नई पूरी डायरेक्शन दे दी उसके आइडिया ने, जिसकी वजह से जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था लेकिन जिसको बाकी सारे मेंबर्स ने इग्नोर कर दिया था। तो उस सेंस में कभी कभार ये पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज इसको हम मोस्टली कहते हैं कि नेगेटिव है। मोस्टली दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एंड डन बाय सम अनपॉपुलर ग्रुप मेंबर, बट
Sometimes it can give a new direction or improve the quality of decision. So it is the main responsibility of the leader that this type of statement should be evaluated very carefully. ठीक है, तो इसलिए कभी कभार ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसको केयरफुली मॉनिटर करना जरूरी है. क्लियर हुई ये कोई चीज? कोई इसमें किसी का वैसे डिबेट जब स्टार्ट होती है उसमें शुरू में तो किसी को डेविल बनना ही पड़ता है ना, ताकि जो एक फ्लो जा रहा है उसको थोड़ा अलग कर सके या इस तरह. जी, इसलिए मैंने बताया कि पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगेन इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है केयरफुली, ताकि बाज़ दफ़ा हो सकता है कि जैसे हमने पीछे बात की थी ना, वो वाली ग्रुप थिंक वाली, कि सब एक ही साइड पे सोचते जा रहे हैं, ठीक है, और जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्फर्मिटी, ठीक है, कि आप डेविएट ना करें किसी और के ओपिनियन से. तो उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने डेविल का रोल प्ले किया, लेकिन वो एक पॉजिटिव रोल था. ठीक है, तो अगेन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हाउ द लीडर मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द स्टेटमेंट. क्लियर है इसमें किसी टाइप में कोई कंफ्यूजन किसी को? ये जो हमने डेल्फी की बात की थी ना, जिसमें हमने कहा था एक्सपर्ट ओपिनियन, ये मोस्टली ना जो लॉन्ग टर्म इश्यूज होते हैं उसमें यूज़ होती है. ऐसा नहीं कि आपको बस कोई छोटा सा डिसीजन लेना है कि ये इक्विपमेंट मंगवाना है या नहीं मंगवाना, और उसके लिए आपको डेल्फी टेक्निक यूज़ करना शुरू कर दें. ऐसा नहीं होता. ये मोस्टली ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक्सपर्ट को अप्रोच करना होता है, फिर एक्सपर्ट आपको फ़ौरन रिप्लाई भी नहीं करते, वो इतने फारिग तो नहीं बैठे हुए. ठीक है, फिर उनसे टाइम लेना पड़ता है, उन्हें फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर वो रिवाइज होकर दोबारा जाता है. ठीक है, कुछ लोग नहीं भी रिप्लाई करते. तो इसका मतलब एक तो इसका डिसएडवांटेज है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो आप जनरली जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं ना, उसमें ये यूज़ करते हैं. लाइक कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर इफेक्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, आपने इस एनर्जी शॉर्टेज वो आपने देखना चाह रहे हैं. कोई ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, कोई ब्रॉड इवन है, यानी कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है दैट कुड बी क्रिएटेड इन द इवेंट ऑफ वॉर. इस तरह की सिचुएशंस है कि आप बहुत ब्रॉड है, लॉन्ग टर्म में जाके आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो आप उसके लिए डाटा कलेक्ट करें, बट फ्रॉम एक्सपर्ट्स ओपिनियन. तो वहाँ पे जनरली हम इसको यूज़ करते हैं. बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग तो बहुत नॉर्मल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इवन आपकी नॉर्मल डेली लाइफ का. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की. देखा जाता है कि क्या सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लेते हैं डिसीजन. ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अब जो है वो डायरेक्ट इंक्वायरी शुरू कर दें या डेल्फी टेक्निक शुरू कर दें. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अवेलेबल डाटा, रिसोर्सेज, इन सबको देखते हुए आप फिर चूज़ करते हैं. और हो सकता है आप ग्रुप डिसीजन की तरफ जाएँ ना, अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तो आप इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग करेंगे. ठीक है, मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, वरना फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं. ठीक है, ऑल क्लियर? कोई किसी की कंफ्यूजन? नो क्वेश्चन? ओके, फिर सी यू नेक्स्ट वीक होपफुली इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.